बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देखें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर बजट 2021-22 की स्पेशल ट्रांसमिशन। आपके इल्म है कि कल इंशाअल्लाह कौमी असम्बली में वफाकी बजट साल 2021-2022 पेश किया जाएगा। आज इस सिलसिले में इक्तिसादी सर्वे रवां माली साल जो 2020-2021 का है वो उसका इजरा किया गया, वो जारी किया गया। और प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन साहब का यह कहना था कि बेशतर इक्तिसादी अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं और अब जो आने वाला बजट है इसमें फोकस एक आम आदमी और गरीब आदमी होगा। हुकूमत की तवज्जो उन पर होगी कि किस तरह इनके लिए आसानियां पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि स्टेबलाइजेशन का जो पीरियड था वो हमने अचीव कर लिया और अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। इस साल का जो इक्तिसादी सर्वे है इसमें जो मुआशी पैदावार है वो 4% के करीब बताई गई है, जो बहुत हेल्दी है, कीपिंग इन व्यू जो कोविड-19 की सूरत रही है। और उन्होंने बताया कि इसमें 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों का वापस आ गया। अब सिर्फ 25 लाख लोग रह गए हैं। इंशाल्लाह अगर ग्रोथ का पहिया इस तरह चला तो इस मईशत में मजीद रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो हमारे समुद्र पर पाकिस्तानी हैं उनकी बदौलत तरसीलात ज़र रिकॉर्ड हुई हैं। 26 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और उम्मीद यह की जा रही है कि 29 अरब डॉलर तक हम पहुंचेंगे जब इस माली साल को क्लोज करने जा रहे होंगे। और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4 साल के हाई पर हैं और 16 अरब डॉलर है। मतलब पिछले 4 साल के बाद अब जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 16 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 9,000 लोगों को कामयाब जवान प्रोग्राम से वो मुस्तफीद हो चुके हैं। 15 मिलियन अफराद एहसास प्रोग्राम के तहत इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। एहसास इमरजेंसी कैश के हवाले से ये वो अहम फिगर्स हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि इस साल जो कर्जा है वो 1.7 ट्रिलियन लिया गया, जो पिछले साल 3.7 ट्रिलियन था, यानी कि उससे निस्फ लिया गया, लेकिन उससे निस्फ था। टैक्स के हवाले से अहदाफ भी रखे गए हैं और एफबीआर के हवाले से उन्होंने आम स्टेटमेंट दी कि अब एफबीआर की हरासमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी, आप सेल्फ टैक्सेशन होगी। और लेकिन जो नहीं देगा, जो नॉन फाइलर्स हैं, फिर उनकी जो मंजिल है वो जेल है, बिहाइंड बार्स हैं। तो आज की नशिस्त में हम जरा ये जो साल हमारा माली साल कैसा रहा, ये जो टर्न अराउंड हुआ है इसकी वजूहात क्या बनी। हमें बताया कि ज़राअत में 2.6% इजाफा हुआ, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 9% इजाफा हुआ। यानी मईशत, ज़राअत, इंडस्ट्री, समुद्र पर पाकिस्तानी, ये वो वजूहात और मोहरिकात बने कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 की वजह से इस नैच पर पहुंचे। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ करना है, जिसका एहसास हुकूमत को भी। और जैसे शौकत तरीन साहब ने अज़म का इज़हार किया कि IMF ने कहा कि आप बिजली के निर्ख में इजाफा करें, तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा टैक्सेस लगाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा और इससे साफ इनकार कर दिया है कि मजीद टैक्स नहीं लगेगा तनख्वाहदार तबके पर और ना ही बिजली महंगी की जाएगी। रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कहा हमारी मंजिल एक है IMF और पाकिस्तान की जो जाहिर बात है वजारत खजाना में मौजूद लोग हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, लेकिन तरीक़ाकार हमारा मुख्तलिफ, हम मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो ट्रांसमिशन का दौरानिया है वो तवील है। इंशाल्लाह आपके साथ 10 से रात 12 बजे तक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमें जिन मौजूद मेहमान शख्सियात ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है और जो शुरका हैं स्काइप पर भी, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें बहुत खुशी है कि हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार यासिर इलियास साहब, आप सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आपके बराबर में तशरीफ फरमा है डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब, माहिर इक्तिसादी अमूर है, वाइस चांसलर रह चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्लानिंग डिवीजन पाइड में भी आप रह चुके हैं, वसी तजर्बा रखते हैं, इससे फायदा उठाएंगे। और स्काइप पर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अमीन हाशवानी साहब, एक और बड़ा नाम बिजनेसमैन है, इनका पर्सपेक्टिव लेंगे कि कैसे जो ग्रोथ की बार बार बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब और प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा सरदार साहब आपसे, यासिर साहब आपसे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जाहिर बात है यू आर द प्रेसिडेंट और आप लोगों की वजह से भी टर्न अराउंड हो रहा है। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ग्रोथ पे हमारा फोकस होगा, ग्रोथ बढ़ेगी तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और वेल्थ क्रिएशन होगी। कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से उसे कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है जब बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी आती है, कुछ इस हवाले से जरा बताइएगा सादा अल्फाज में। देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अभी कुछ दिन पहले हम कह रहे थे, कुछ महीने पहले हम कह रहे थे कि 7% है, ऑल ऑफ सडन हम कह रहे हैं 9% है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ जब हम लास्ट ईयर को देखते हैं कि -0.3% के करीब थी,
हिस्टोरिक रिकॉर्ड लो आपका जीडीपी रहा है लास्ट ईयर, मैं समझता हूँ 60 ईयर्स की हिस्ट्री में, एंड ऑल ऑफ द सडन जिस तरफ हम आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वी शेप रिकवरी एंड आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। इसमें मजीद इंप्लॉयमेंट आपकी क्रिएट होगी, जितनी आपकी वेल्थ क्रिएशन हो रही है इकॉनमी के अंदर, इंडस्ट्रीज इवॉल्व करेंगी, ग्रो करेंगी, एक्सपैंड करेंगी। बिकॉज देखें एक चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज रियली बेनिफिटेड फ्रॉम नॉट क्लोजिंग डाउन। अगर लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर साहब डिसीजन लेके ये कहते हैं कि हम सब बंद कर दें, यू नो ही डिडंट। स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए किया गया था, किसी अंडरस्टूड कि जो हमारा तबका है, जो लोअर तबका, वो सफ़र करेगा। अगर इंडस्ट्रीज आपकी बंद होंगी तो लेबर वुड हैव बीन फायर्ड। वो फिक्स कॉस्ट तो कोई नहीं बेयर कर सकता, चाहे वो यूटिलिटी की हो या रेंट की हो या आपकी 2 ऑपरेशन करोड़ कॉस्ट हो। उनका लोगों की नौकरियां भी गई, वो 20 मिलियन की। दूसरा पहलू है जिसमें आप देखते हैं कि आपकी जो रेस्टोरेंट्स थे, आपकी जो इंडोर डाइनिंग थी, आपकी जो हाँ, रिटेल आउटलेट्स थी, जो आपके मॉल्स थे, बंद हो वो गए। तो बंद हो गए थे, एंड दे कुड नॉट अफोर्ड। उस लिहाज से देखें तो 2 ट्रिलियन का लॉस था लास्ट ईयर, एंड इस साल भी जो हमने पार्शियल लॉकडाउन किया उसमें 1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। एंड जो आप रोजगार की बात करें, एग्जैक्टली अभी भी 15 to 18 मिलियन जॉब्स एट जेपरी हैं अगर मजीद ये कंटिन्यू करता है। जो हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, आई थिंक इसको चेंज करने के लिए, ट्रेंड सेट करने के लिए, टू रियली गो फॉर रेवोल्यूशन, यू हैव टू गो फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन द बैकबोन ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करें, ओवरऑल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की बात करें, तो वो हो नहीं रही। हम डिपेंडेंट हैं बैंक्स के ऊपर, जो बैंक्स हमें फाइनेंस नहीं करते, क्योंकि बैंक्स का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो है गवर्नमेंट। तो बैंक्स आर नॉट फोकसिंग ऑन गिविंग आउट लोन्स, और फिर जो कोलैटरल वो मांगते हैं, कमर्शियल लोन नहीं है उनका, गवर्नमेंट का आप कह रहे हैं कि वो लोन उनका यस फोकस है। वो, और उसके साथ ही जो उनके टर्म्स हैं, देखें 7% ये कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट इसको फिक्स कर दिया है, आई थिंक 13 से 7 पे आए हैं। लेकिन ये 7 नहीं है। अगर काइबर आप ऐड करते हैं तो ये 10% है। अच्छा, 10% है। 10%, 10% इज नॉट वायबल इवन फॉर अ गुड बिजनेसमैन, जैसे कि हमारे साथ स्काइप पे दोस्त हैं। दिस इज नॉट वायबल। आइडियली अगर आप दुनिया की बाकी मार्केट्स की बात करें तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, तो इंसेंटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स मोर अट्रैक्टिव टू गो एंड इन्वेस्ट एल्सवेयर। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग जाए। सेम टाइम पे जैसे आपने देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू 1 बिलियन आया 1 है, बिलियन रुपीस जो फॉरेन रेमिटेंस आ रहे हैं, जो सॉरी। आपके एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे, जो आपके लेबर तबका है, जो मजदूर हैं, वो आपको तकरीबन 24 बिलियन उन्होंने भेजा। अब ये पैसा कहाँ यूटिलाइज आप करेंगे? सो कॉन्फिडेंस है इस मार्केट में, फेथ है लोगों को इस मार्केट में, लेकिन यू हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग कह सकेंगे हम यहीं पे कारोबार करेंगे, ये पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करें। ओके, फिर जफर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, साथ में ये भी मैं बताता चलूं कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि जो हमारे तवानाई सेक्टर में सर्कुलर डेट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखें कि सिस्टम में बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग का भी सामना है और महंगी बिजली है, कैपेसिटी पेमेंट्स भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ओवरव्यू दें कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, क्योंकि ये माली साल क्लोज हम करने जा रहे हैं, इसमें उनका ये कहना और मानना है कि बहुत से टारगेट्स आपने अचीव किए हैं, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और आपकी नज़र में जब कल बजट पेश करने जा रहे होंगे, आज इस साल की इकोनॉमिक कारकर्दगी को देखते रहे, क्या उनको करेक्टिव मेजर्स भी लेनी चाहिए? जी अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम अपने ये जो करंट साल है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो शुरू में लग रहा था कि हमारी इकॉनमी जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, और जो डाटा हमें मिल रहा था वो भी कोई इतनी अच्छी पिक्चर नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और पूरा डाटा आना शुरू हुआ तो फिर चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई। और आपको पता है कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से भी और मैन्युफैक्चरिंग से भी, क्योंकि रियल सेक्टर्स जो हैं वो उसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो जब इनमें परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो सर्विसेज सेक्टर में भी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, तो ओवरऑल जो हम कह रहे थे कि 1 या 1.5% ग्रोथ होगी वो जंप करके तकरीबन 3.9% तक चली गई। अच्छा, इसके अंदर और जेपी मॉर्गन, सॉरी टू कट यू फॉर इंटरेक्शन, आलमी मालियाती इदारा जेपी मॉर्गन तो ज्यादा बता रहा है, वो कहता है कि पाकिस्तान की तो 4+ है जो ग्रोथ रेट है अभी तक। जो हमारे पास देखें इकोनॉमिक्स जो है वो फिगर्स की गेम है। हाँ। तो जो हमारे अदादो शुमार का गोरा जी, तो वो जो अदादो शुमार हमारे पास आ रहे हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो अभी तक 3.9% हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि ये अभी पार्शल डाटा है, और डाटा आएगा तो फिर फर्दर आपको तकरीबन 3 महीने हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, और होपफुली ये इससे बेहतरी होगी। अब इसमें देखते हैं कि आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारा मेन स्टे है, जिसको हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हम हमारा जो एक किस्म का जिसके ऊपर हम चल रहे हैं वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी रिलेटेड है बाकी दूसरे सेक्टर से। इसके बाद आप देखें कि बिजली जो है उसका इतना ज़्यादा बहरान नहीं रहा, यानी हमारे पास कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी रही है और इंडस्ट्री को बिजली मिलती रही है।
अभी ये जो हमें थोड़ी सी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, ये भी वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। इश्यूज हैं। एग्जैक्टली तरसील का निजाम उतना इफेक्टिव नहीं जितना कि बनाने की पैदावार का बल्कि मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं चाहूंगा अमीर साहब को भी साथ शामिल कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, सो दैट ही शुडंट फील लेफ्ट आउट। अमीर अशवानी साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर अपना कमेंट दीजिएगा, आपकी क्या राय है, क्या तजवीज़ हैं, ये जो मुल्की मईशत है इसको इस्तेकाम की तरफ ले जाना है और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश करने जा रहे हैं शौकत तरीन साहब एज ही हैज अनाउंस्ड। योर कमेंट सर। आई थिंक अगर मुझे आज से मेरा वॉइस एको हो रहा है सर, आप बात कीजिएगा, आप लाइव है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप बात कीजिएगा सर। ओके सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट एक साल पहले अगर आप पूछते कि पाकिस्तान की इकॉनमी वी वर अंडर IMF प्रोग्राम, हमारे रीजनल कंट्रीज में उनकी ग्रोथ रेट बहुत वाइब्रेंट थी, पाकिस्तान की वाज यू नो एट वेरी बेसिक लेवल पे थी। अब तक बहुत सारे हमारे इश्यूज आ रहे थे, उसके ऊपर दिन कोविड आया, और अगर आप मुझसे अगर आप पूछते हैं, आई वुड हैव सेड कि यू नो वी वुड हैव गॉन थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बट लुकिंग बैक इफ यू सी आवर GDP हैज ग्रोन एज कंपेयर्ड टू हाईएस्ट इन द रीजन, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, हमारी रेमिटेंस बढ़ गई है। इसका मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा कि कोविड की इतना इम्पैक्ट पाकिस्तान में नहीं आया है। इसमें ठीक है गवर्नमेंट की भी अच्छे मेजर्स थे, प्रोविंशियल एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट के, पब्लिक का भी था, बट देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड, यू कैन से बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ Almighty Allah that we have not suffered as a country as much as other countries have, and I think we've been very fortunate. So mashallah, it is a very good start. ये अब जो बजट आ रहा है, हमारे ग्रोथ मोमेंटम है, लेकिन इसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एंड इसकी वजह यह है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल आसानी से नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें, फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो वो अभी भी बहुत बड़ी चैलेंज है। ये इक्विटी मार्केट्स बढ़ रही है या जो आ रहा है, ये टेक्निकल रीजन पे आ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल कम कर दिया है सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबली, कैपिटल बहुत सारा पंप इन हो रहा है, इसकी वजह से आपके जितने एसेट्स है वो इन्फ्लेट हो रहे हैं, and as a result the rich are getting richer and the poor are getting poorer. So these fundamental reforms, and I think Pakistan may be the Prime Minister and the government correctly points out कि गरीब तबका जो है वो आज भी सफर कर रहा है और उसके बारे में हम सुनते नहीं है ज्यादा, and like इससे पहले किसी ने कहा SME sector, absolutely, and I think ये हमारे जो एहसास प्रोग्राम है, Dr. Sanya Nishtar is there, all of them have done a fantastic job, because you know, stock market ऊपर जाना does not mean it's like maybe 1 or 2% of the country's population. 95% don't benefit from stock market. So I think it is very, very important. Just I want to make one point कि growth is good, लेकिन growth cannot be automatically sustainable. Fundamental जो reforms जो हमें करने हैं, उसको हमें continue करना पड़ेगा, be it power sector, be it tax reforms, be it productivity, be it efficiency, be it governance. और इसमें I feel कि अभी तक बहुत सारा काम है। पाकिस्तान में अभी तक फंडामेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं as a country, and we cannot say कि we can't pat ourselves on the back कि अब growth आ गई तो we are not going. No, I think we are still on very slippery slopes. 1-2 साल अगर ये reforms रहे तो I think इंशाल्लाह फिर हम एक sustainable growth पे आ सकेंगे। ये momentum है इस वक्त, लेकिन we cannot be overconfident. बहुत अच्छी आपने बात की कि मोमेंटम है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अमीर साहब, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आज भी शौकत तरीन साहब ने कहा आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के कि महंगाई को कम करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये जो अच्छी मईशत है इसके समरात ट्रिकल डाउन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बॉटम अप अप्रोच जो होती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करेंगे? फिर उन्होंने निचकारी के हवाले से भी कहा कि बहुत सी हमारी जो PSEs है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये ब्लैक होल हैं। इसी तरह हमारा ये जो पावर सेक्टर में सर्कुलेटेड, ये बहुत बड़ा एक ब्लैक होल है। तो उन्होंने कहा कि ये शौकत तरीन साहब ने पहले अपना नाम लेकर कहा कि मैंने पहले भी, हबीब बैंक को लोग कहते थे कोई प्राइवेटाइज नहीं कर सकता, मैंने करके दिखाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितना आम है कि हमें निचकारी भी करना चाहिए और वो इदारे जो हमारे खसारे में हैं, जो आवाम के टैक्स पेयर मनी पे बोझ हैं,
उनको निचकारी उनकी कर दी जाए। उसकी विल का जो इजहार किया है शौकत तरीन साहब ने, आप उसकी तौसीक करेंगे? आप समझते हैं ऐसी पॉलिटिकल विल उनमें पाई जाती है? वुड ही बी एबल टू डू इट? Yeah, so I think absolutely शौकत तरीन साहब ने सारे आइडेंटिफाई किए एंड ये कोई अनोखी चीज नहीं है, हम सबको पता है क्या क्या कौन से सेक्टर में करना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये जो सेंट्रल कमांड बनाई थी फॉर कोविड के लिए, इसमें असद उमर वाज देयर, बट इट वाजंट जस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ थे, इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन एक पॉइंट पे ये सब ने यूनाइटेड होकर साथ काम किया तो उसका रिजल्ट आया। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी आपको साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर। ये आपकी पॉलिटिकल दुकानदारी चलती जाए, इसको आप साइड पे रखिए, इकोनॉमी में यू हैव टू कम टुगेदर। इफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ अगर काम कर सकती है एंड द प्राइवेट सेक्टर, then I feel के absolutely इन सब में पेशरफ्त हो सकती है, be it privatization, पब्लिक सेक्टर में आपकी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा, आई थिंक 40% आपकी एम्प्लॉयमेंट इज थ्रू द एग्रीकल्चर सेक्टर, 20% आपकी जीडीपी इज एग्रीकल्चर सेक्टर। वहां बेसिक फंडामेंटल आपको रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे, बी इट फार्म प्रैक्टिसेस, रिसर्च फॉर सीड, फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट। आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये पॉलिटिसाइज हुआ है वाटर इशू, उसके रिसोर्स एलोकेशन। सो इसमें आपको यूनिटी, वन वॉइस से आपको काम करना पड़ेगा, एंड आई थिंक कोविड वाज द बेस्ट एग्जांपल जहां थैंक गॉड एवरीवन कोऑपरेटेड, तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा है। सो वी नीड कोऑपरेशन एंड अल्लाह करे कि पेंडेमिक की अदम मौजूदगी में अगर इकट्ठे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि इक्तिसादी शराकतदारी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे मामला बेहतर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया अमीन आशफानी साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस थ्रू स्काइप। मैं आपसे जानना चाहूंगा यासर, आप क्या कहेंगे? महंगाई एक चैलेंज है, उसको कंट्रोल करने के लिए किस किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है? इसमें ओवरऑल एक चीज़ मैं वापस पे आता हूँ जिसको मैं इंडोर्स करता हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अक्रॉस द होल बोर्ड जो हम बात कर रहे हैं, व्हाई वी ब्लीडिंग, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ओन एंटरप्राइज जितनी भी आपकी है, चाहे हम PIA की बात कर लें या बाकी आपके इदारे हैं, गवर्नमेंट ओन एनी स्टेट ओन एजेंसीज, उसमें प्रॉब्लम ये है कि द ओवर स्टाफ्ड, ओवरहेड्स उनके इतने सुपरनेचुरल हैं कि कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर का बंदा उसको देखता है कहता है दिस इज ऑब्वियस, लेकिन दे बीइंग रन वेरी डिफरेंटली, आवर प्रायोरिटीज आर वेरी डिफरेंट, हम एक एक पेनी को काउंट करते हैं। अगर आप इनको प्राइवेटाइज करेंगे दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। इन्फ्लेशन की हम बात करें, देयर इज अ लॉट वी आर नॉट कंट्रोलिंग। देखिए लोकल प्रोड्यूस के ऊपर, लोकल प्रोडक्शन, लोकल इंडस्ट्री की उसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं मल्टीपल फॉर्म्स पे कह चुका हूँ कि आप जब तक लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे और इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होंगे, नेचुरली योर इन्फ्लेशन इज गोना गो स्काई रॉकेटिंग। इंडस्ट्री खुद भी अपने पांव पे खड़ी हो ना सर, कब तक आप लोग एक स्पॉइल बच्चे की तरह चाहेंगे कि सिर्फ इंसेंटिव्स मिले? बेसिक्स बताता हूँ, देखिए बिजली की प्राइसेस हमने कम की, टैरिफ्स कम किए, फिर ऊपर कर दिया। अभी भी मैं बजट में प्रपोज कर रहा था कि 5 रुपीस आप पर यूनिट रेट और कम कर दें। इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। कम कर दे बिजली, वो कह रहे हैं IMF वाले कह रहे हैं ज्यादा कर दे। IMF कह रहा है ये तो इशू है, कम कर दें। तो ये जो आप PM साहब कहते हैं पावर का जो सर्कुलर डेट है इसका क्या करेंगे? IMF की तरफ मैं आता हूँ। देखिए until and unless we don't have control over our own affairs, उस वक्त तक यही डिक्टेशन वाला काम चलता रहेगा। You will never be able to stand up on your own feet. सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम कभी नहीं जा पाएंगे। देखिए बेसिक्स में बताता हूँ, IMF पे हम क्यों डिपेंडेंट है? करंट अमाउंट बात आप डिस्कस करें तो 6 बिलियन की बात करें, 6 बिलियन इज पीनट्स फॉर साइज ऑफ पाकिस्तान कंट्रीज। जो कैपेसिटी हमारी है, देखिए एक्सपोर्ट्स हम पिछले 7-8 साल से मैं सुन रहा हूँ 23 बिलियन, 24 बिलियन, 25 बिलियन, 25 बिलियन। 25 भी मजाक है। देखिए उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी एग्रो है, सिर्फ एग्रो की जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में वो $100 बिलियन की है। अगर हम बात करें IT की, IT हम $900 मिलियन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, जबकि हमारा हमसाया मुल्क है वो 10 बिलियन से 136 बिलियन पर पहुंच गया 10 साल में। भारत 10 साल में 100 बिलियन क्रॉस हो गया। 50% तो ग्रो किया है, ग्रो हम मजीद कर सकते हैं। पोटेंशियल है। आप कह रहे हैं IT सेक्टर में पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है। लेकिन इंडस्ट्री में आपको बात की, एक मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, जैसे हम प्रमोट करें बेसिक्स है। हमारे कोई 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर। FBR शुड बी कंप्लीटली डिसमेंटल्ड एंड रीअसेंबल्ड फ्रॉम स्टार्ट। ये इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप गूगल पे। यासर सही बात की है जफर साहब। आज शौकत तरीन साहब ने तो कहा कि सिर्फ 2 टैक्स होने चाहिए, इनकम टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, विद होल्डिंग टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो आप एग्री करेंगे जो यासर ने कहा है कि हमारे यहाँ तो मल्टीपल टैक्सेशन है ना, और एक आदमी जो है वो बिजली के बिल में भी टैक्स दे रहा है, वो तनख्वाह से भी टैक्स काट रहा है और व्हाट नॉट। टैक्स का वाकई हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और मैं जब भी आता हूँ टीवी पर मैं यही कहता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोगों को समझ ही नहीं आती। इवन हमारे जैसे लोग जो हैं वो भी जब टैक्स फाइल करने के लिए जाते हैं तो उनको भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और हर बंदा खुशी से अपना टैक्स फाइल करे।
एक तो उसमें इजीनेस पैदा करें, मल्टीपल टैक्सेशंस को खत्म करके 2-4 टैक्स ऐसे रखें जो ऑन अ लाइटर वेट कोई खुशी से टैक्स फाइल ही कर। ये तो है, आपको दूसरे की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। आते हैं आपके एक और क्वेश्चन की तरफ जो आपने यासर से किया है कि गुर्बत को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एग्रीकल्चर देखें, एग्रीकल्चर इस वक्त अपने पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, जितनी एम्प्लॉयमेंट आप उसमें जनरेट कर सकते हैं तकरीबन उसके अंदर है। आपका ज़्यादा पोटेंशियल इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, और इंडस्ट्रीज भी वो जो ग्रोइंग इंडस्ट्री हो। सबसे पहला तो हम इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का। इसलिए 40 सनतें से मोर देन 40 जी, आप 60 हर चीज जो है वो इससे रिलेटेड है। पंखे लेने हो, बिजली की तारें लेनी हो, ईंटें, सीमेंट, सरिया, मतलब कोई यू नेम इट, हर चीज इसमें है। तो वो आपका जब ये वाला सेक्टर बूम करता है तो साथ साथ वो वाला सेक्टर जो है वो भी बूम करता है। आईटी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट है। बल्कि आज भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने स्टैनफोर्ड और MIT के लोगों के साथ compete किया है, और हमारे बच्चों के वो एयरप्लेन रिलेटेड कोई कंपटीशन था, उसमें नंबर 2 आए पूरी दुनिया में। MIT और स्टैनफोर्ड के साथ जी, ये थे GIK के स्टूडेंट, गुलाम इसाक खान के स्टूडेंट थे जिन्होंने compete किया है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आए हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारा क्यूरिकुलम भी अच्छा है, हमारे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। सिर्फ ये है कि हमने उनको डायरेक्शन देनी है, आपने जाना किधर है। हमारा जो एक निगलेक्टेड सेक्टर है, जिसको मैं समझता हूं कि दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, वो इंजीनियरिंग का सेक्टर है। इंजीनियरिंग में 70% दुनिया का ट्रेड हो रहा है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड हो रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान का उसका शेयर 0.06% है। आप मुझे बताएं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है जिसमें 11 to 12% हमारा शेयर है अपनी ओवरऑल इकोनॉमी का, उसका दुनिया में 300 बिलियन टोटल ट्रेड हो रहा है। अच्छा। हमने फोकस ही उन चीजों पर किया हुआ है जिसको दुनिया छोड़ के तो आगे निकल रही है और हम उसी को लेके चल रहे हैं। हमें अब अपना रीओरिएंटेशन करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें एक अनाउंस करना पड़ेगा कि ये वाले सेक्टर्स जो हमारे पायनियरिंग सेक्टर हैं। हमें मलेशियन एक एग्जांपल ले लेनी चाहिए। मलेशिया में उन्होंने 5-10 इंडस्ट्रीज पिक की और 10 साल के लिए उन्होंने कह दिया कि ये वाली सेक्टर्स जो हैं ये हमारे पायनियर सेक्टर हैं, इनको हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं और 10 साल तक हम 10 साल कंटिन्यू रखेंगे। जबरदस्त बात की, उसके लिए फिर आपको कंटिन्यूटी भी Continuity चाहिए, of पॉलिटिकल policy स्टेबिलिटी होनी भी चाहिए। चाहिए, पॉलिसीज का तसलसल भी चाहिए। उसमें आप इंजीनियरिंग सेक्टर को लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि कितना आपका पोटेंशियल जो है ना बढ़। फिर जीशान मर्चेंट साहब, आप माहिर टेक सबूर हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप से कराची से। जीशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीशान बहुत शुक्रिया, आपने PTV के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, शौकत तरीन साहब ने टैक्सेशन के हवाले से बहुत बात की, पहले मैं आपकी राय लूंगा। और सवाल ये हुआ था कि जो इनकम टैक्स की जो वसूलियां हैं उनमें बताया गया है, जो इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया गया कि 11% इजाफा हुआ है, यानी कि FBR ने एक तरह से अच्छा परफॉर्म किया है और 11% लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारी जो कलेक्शन है उसमें इजाफा हुआ है। और इस दफा भी टारगेट 5.8 ट्रिलियन रखा गया है, जो बजट का हदफ है टैक्स कलेक्शन का। ये अचीवेबल है, डूएबल है, एम्बिशियस तो है, तो ये सवाल है। दूसरा, कैसे इस निजाम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आज उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया शौकत तरीन साहब ने कि जो हैरेसमेंट FBR की, इसका कला कमा करेंगे। क्या कहेंगे आप जीशान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो टैक्स का टारगेट है अचीवेबल तो है, इसमें मैं नहीं समझता कि मुश्किल है। FBR ने इस साल में बड़ी मेहनत की है और मेरे ख्याल से जो इकोनॉमी जो आपकी चलना शुरू हुई है उससे जो है ये टैक्स रेवेन्यूज को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत हुई है। अच्छा, इस वक्त जो इस साल जो एक चीज जो बड़ी मुख्तलिफ है FBR के एंगल से जब हम देखते हैं और जो हम एज टैक्स पेयर्स उसको देखते हैं, वो ये है कि इस साल हमें एक भी टेलीफोन नहीं आया कि आप एडवांस टैक्स भर दें, जून आ गया है, हम जुलाई में आपको वापस कर देंगे। बहुत वेलकम मूव है। ये साल वाहिद साल ऐसा रहा है मेरे ख्याल से, जितने अरसे से मैं टैक्स की प्रैक्टिस में हूँ, कि हमने दिसंबर में टैक्स रिटर्न फाइल किए और फरवरी में हमें रिफंड हमारे अकाउंट में आ चुका था जिसका रिफंड बनता था। तो ये एक फिनोमिनल चीज है। तकरीबन 250 बिलियन रुपीस का FBR ने रिफंड दिया है, जो कि एक बड़ी कमेंडेबल बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। व्हाट हैज चेंज्ड?
चेंज ये हुई है कि एफबीआर का जो टॉप हायरार्की है उसने अज़म कर लिया है कि फैसिलिटेशन करके ही टैक्स कलेक्ट हो सकता है, जो दूसरे मीन्स है उससे टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता। तो उनका अज़म तो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है निचली सतह पे भी आ रहा है। टाइम लगेगा, आ जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ इस वक्त जो एफबीआर को फोकस करने की जरूरत है वो इन्फोर्समेंट की है। शौकत तरीन साहब ने अपने बयानिए में बड़ी अच्छी बात की कि वो विदहोल्डिंग टैक्सेस को खत्म करना चाहते हैं। हम तो कई साल से कह रहे हैं कि जी विदहोल्डिंग टैक्सेस को आप खत्म कर दें, क्योंकि ये जो है टैक्स पेयर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाते हैं। इससे कोई नया टैक्स पेयर नहीं होता, क्योंकि नया टैक्स पेयर का जिसका भी टैक्स भरा जा रहा होता है वो तो कहता है कि जी मुझे अनवार साहब मुझे तो आप 100 रुपए नेट दे दीजिए, जो टैक्स है वो आप अपनी जेब से भरें, मैंने नहीं भरना। तो वो तो टैक्स आप ही की जेब से जा रहा होता है। तो इसका मकसद ये है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही होती है। और थोड़ा सा चैलेंज ये है कि चूंकि एफबीआर उन लोगों के पीछे नहीं पहुंच पा रहा कि जो आपके सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए जो है वो मौजे उड़ाते हैं। और अक्सर जब हम किसी ऐसे लोगों से के साथ अगर हम होते जिन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ होता तो वो हंस रहे होते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि तुम बेहतर रहे कि हम बेहतर रहे। तो ये एक डिफरेंस और डिवाइड को खत्म करने की जरूरत है इस वक्त। इस वक्त ये जरूरत है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको डॉक्यूमेंटेशन में लेके आया जाए, और इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, चाहे रुपए का टैक्स दे रहा है, रुपए फाइलर है आपके सिस्टम में, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको पेनल्टी ना लगाएं, उसके ऑडिट ना करें, उसी को मत निचोड़े, नए लोगों को सिस्टम में लेके आए और टैक्स रेट को कम करें। दुनिया में जितना टैक्स रेट कम होता है लोग ज्यादा टैक्स पे थोड़ा सा तो टैक्स है दे दो। ये बहुत अच्छी आपने बात की। टैक्स रेट ज्यादा करेंगे तो वहां चोरी होगी, नहीं आपने स्मगलिंग होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसको टैक्स इवेजन उस सूरत में होती है। जिशान मुझे ये जरूर बताइएगा, ये तो आपने कहा कि विदहोल्डिंग टैक्स और शौकत साहब भी कह रहे थे, तरीन साहब के, इसको खत्म होना चाहिए, इनकम टैक्स और कंजम्पशन टैक्स होना चाहिए। मैं मुतअद्दिद शोज कर चुका हूं और हर एफबीआर का चेयरमैन और वजीर खजाना का ये कहना होता है कि हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है। क्या वजह है कि वो बेस हम नहीं बढ़ा पाते? और 22 करोड़ के हम लोग हैं और शर्मनाक फिगर है 16 या 17 लाख टैक्स पेयर्स हैं। मतलब 16-17 लाख लोगों ने 22 करोड़ लोगों का बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है और उन्हीं कंधों पे हम और टैक्स लाद देते हैं। इसकी क्या वजह है? अनवर साहब बड़ी आसान सा एक ही जुमले में आपका जवाब दे देता हूँ कि बिल नहीं है गवर्नमेंट की। जिस दिन गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया कि हमने टैक्स लेना है तो ये ट्रेडर्स जो है कुछ नहीं कर सकते आपका। 30 स्ट्राइक्स कर लेते हैं ना सर, पहिया जाम स्ट्राइक कर लेते हैं, मार्केटें बंद कर लेते हैं। अनवर साहब कितने दिन बंद कर सकते हैं? हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, इसके बाद कोई बंद नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये डेली वेजेस हैं, ये डेली ट्रेडर्स हैं, ये डे टू डे कमाते हैं। बात ये है कि आपको उस फियर से निकलना पड़ेगा कि जहां पे आप हमेशा नील डाउन करते हैं। हाँ, आप उनको एक रिलीफ दीजिए, आप उनसे कहिए कि जी एक फिक्स टैक्स की स्कीम में आप आ जाइए, आप जितना एरिया है उसके हिसाब से महीनावार आप 5,000 रुपए टैक्स दे देना। अगर एक बड़ा ट्रेडर है तो महीने का 5,000 रुपए टैक्स दे दे, हम नहीं पूछेंगे उसको, हर साल उसको 20-20% से बढ़ाता जाए। कम से कम आपके टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन तो शुरू होगी। वो जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो सब सेक्टर में तो आएगा। एक तो ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो नागरा के पास इंफॉर्मेशन है, आपका CNIC जो है ना, इस तक वो आपकी माइक्रोचिप है एक तरीके से। आप जहां जाते हैं वो आपका CNIC नंबर इस्तेमाल होता है। बड़ा आसान है। एफबीआर को चाहिए कि वो जहां जहां मैंने खर्च किया हुआ है और वो उसके पास एविडेंस है, मेरी रिटर्न मुझे बना के दे दे कि जिशान साहब आपने क्रेडिट कार्ड में साल में इतनी पेमेंट की हुई है, आपने जो है जी इस ट्रैवलिंग में इतना खर्च किया हुआ है, आपने जो है दूसरी चीजों में इतना खर्च किया हुआ है, ये खर्चे हमने आपके बता दिए। अब इनकम आप खुद डिटरमिन कर लें कि आपको इसको खर्चों को मीट करने के लिए इनकम है या नहीं। ठीक, लोग खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ मोबाइल कंपनीज का जो डेटा है, कितने करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जिसका महीने का 10,000 रुपए से ऊपर या 15,000 रुपए से ऊपर बिल आता है। एक बेंचमार्क बना लीजिए, ठीक, और उसको देख लीजिए कि उसका सालाना खर्चा कितना है और क्या वो टैक्स रिटर्न भरता है। निशान, मैं दोबारा लौट के आपके पास आता हूं। आपकी बात ये सही है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
या सर आप क्या कहेंगे टैक्स को कैसे हम इसमें बेस को इजाफा कर सकते हैं? चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपको कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लेने का तरीका ये है कि इंडोर्स द चेंबर्स अक्रॉस पाकिस्तान ऑल द चेंबर्स हैव द सेम वेवलेंथ, हम एक ही पेज पे हैं और सारे ट्रेडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एक तो चैम्बर्स है ना, एक वो अंजुमन ताजरान भी है वो है, लेकिन मैंने उनको भी ऑन बोर्ड लिया और मैंने खुद उनके सामने सब अपनी तकरीरों में बीइंग इस्लामाबाद के जितने बड़े बड़े ताजर हजरात हैं ये सब देने के लिए तैयार है टैक्स। लेकिन उसमें से कुछ होंगे जिनके अपने एतजाज अब दे हैव देयर कंसर्न्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है बेहतरी के लिए। द मैसेज की हम बात करें और ये मैं मल्टीपल फॉर्म्स पे कह चुका हूँ, इस साल उन्होंने बजट में भी उनको प्रपोजल दिया कि 2% फिक्स टैक्स आप इंट्रोड्यूस करें, गेट द वॉल्यूम गोइंग। एक जो बुनियादी वजह है जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते, जो अभी हम बात करें हरासमेंट की, देखिए कोई भी आप देख लें, अभी हम बात करें हमने इतनी एक्स अमाउंट कलेक्शन कर ली 380 बिलियन हमने कलेक्ट की अप्रैल में, देखिए दिस इज नॉट बीन डन इजीली दैट स्मूथली कि आपने कह दिया लोगों ने टैक्स दिया। अकाउंट अटैचमेंट की बात की गई है, लोगों के अकाउंट फ्रीज करने की बात की गई है, थ्रेट्स हैव बीन गिवन, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। देखें एक सिस्टम ऐसा बना दें कि बाय डिफॉल्ट लोग इंक्लाइंड होकर हम टैक्स देंगे। और एक जो इशू रहा है हमेशा हर हुकूमत के साथ, हर टैक्स पेयर ये पूछता है अबाउट द गवर्नमेंट्स कैपेबिलिटी टू अप्रोप्रिएटली स्पेंड दैट मनी, कि क्या वो पैसा जो मैं दे रहा हूँ टैक्स हम तो नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं, आपका हक है ना, देखिए आपका राइट है, यू नीड टू नो कि क्या आपके लिए हेल्थ केयर सिस्टम होगा, क्या आपके लिए एजुकेशन स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बनाया जाएगा। जब आप ये चीजें उनको कम्युनिकेट करेंगे कि यार ये हमारा प्लान है फॉर द नेक्स्ट 4 years कि ये पैसा आप पे लगाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस साल हम कुछ जगहें रेगुलराइज करवा रहे हैं, जैसे इश्यूज थे रिगार्डिंग बिल्डिंग कंट्रोल, इंक्रोचमेंट के इश्यूज थे, इलीगल थी जो 10 साल से जंग चली हुई है ताजरों की, हमने कहा इसको रेगुलाइज करवा के लीगलाइज करवाते हैं। अब वो जो मार्केट्स हैं वो पे करेंगे सीडीए को, जब वो पे करेंगे रेवेन्यू जो सीडीए जनरेट करेगा, सीडीए कैन यूज दैट फॉर एजुकेशन ऑफ द कैपिटल एंड फॉर द मार्केट्स, एंड द मार्केट्स आर एग्रीइंग टू डू दैट स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। सो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, नो इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चेंबर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लें, दे कैन जनरेट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एज फार एज द टैक्स बेस इज कंसर्न्ड। क्यों जी सर, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताजरान को लिया जाए तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो सकती है? देखिए अच्छी बात है, आप ज़रूर लें, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि ये इजी टास्क नहीं है। किसी की भी जेब से पैसा निकालना जो है इजी काम नहीं है। और दुनिया कर रही है ना। नहीं, अमेरिका में भी देख लें कि वहाँ का जो उनका IRS है बड़ा स्ट्रिक्ट है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर अच्छी तो आज शौकत अली साहब ने कहा वो उनकी फिर मंजिल जेल है। हाँ, उनकी मंजिल जेल होती है, लेकिन यहाँ जो आप वॉलंटरीली लोगों को कहते हैं कि जी आप टैक्स दें, तो आप देखें शौकत अजीज साहब के दौर में यही वॉलंटरी टैक्स की स्कीम शुरू की गई थी और सेल्फ असेसमेंट भी, सेल्फ असेसमेंट वाली, तो उसमें कितने लोग आगे आए थे। अभी आपने थोड़ी सी अपनी स्ट्रिक्टनेस, अब डाटा भी आ गया, जैसे ये मैंने नोट किया है कि इवन ये जो आपकी कोविड वैक्सीनेशन में आपका जो ये नादरा का डाटा, इट्स वेरी हेल्पफुल। जी जी बिल्कुल है, डाटा बैंक अच्छा। और ना सिर्फ ये है बल्कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात भी की कि आप देखें आपके पास ये जो मोबाइल फोन कंपनियां हैं उनका डाटा मौजूद है, स्कूलों का डाटा मौजूद है, आपके पता तो चल सकता है, बाहर का डाटा मौजूद है, आपकी इनकम क्या है, एसेट्स क्या है। आप अगर कंजम्पशन को डिटरमिन कर लें तो वाकई उनको कह सकते हैं कि भाई आप बताएं आपकी इनकम क्या है, और इनकम के हिसाब से आप कहेंगे जी आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है, क्या आपने दिया कि नहीं। मुश्किल काम है लेकिन हो सकता है, इसके लिए एफर्ट की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है, IT सेक्टर की जरूरत है जो कि बड़ा सख्त स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोग्राम आपका ऐसा हो कि जो इस तरीके के लोगों को पकड़ सके और फिर आप उनको। अच्छा ये मुझे बताइए, जो रोशन डिजिटल में $1 बिलियन आए हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी है, और $29 बिलियन का तखमीना आप कह रहे थे कि इंशाल्लाह $29 बिलियन इस दफा हमारे रेमिटेंस में आ जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात है। इसको कैसे चैनलाइज बेहतर किया जा सकता है? देखें ये अभी तक मैं खुद बाहर रह के आया हूँ और अनफॉर्चुनेटली ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और इस तरह के इदारे बन चुके हैं, ये बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। लोगों के पास पैसा है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई यहाँ उनको गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि कौन कौन से सेक्टर में आप करें, क्या क्या फैसिलिटेशन आपको मिलेगी, कैसे आपने ये इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है। अगर OPF या कोई एक ऐसा इदारा बन जाए जो लोगों को गाइड कर सके कि ये चीजें आप यहाँ कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब उनको आप जैसे ऑप्शंस भी दें और उनको बताएं और उनके ये भी होना जैसे अक्सर वो PM साहब जो आजकल लाइफ कॉज लेते हैं, अक्सर ओवरसीज कहते हैं जी वो प्लॉट लिया था, प्लॉट पे कब्जा हो गया, प्लॉट पर कब्जा हो गया और इसीलिए लोग आना नहीं चाह रहे। लेकिन रियल एस्टेट पे कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट का वही प्रॉब्लम है ना कि आप दूर बैठे हुए हैं, पीछे आपने लेके छोड़ दी और फिर उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर आप उनसे वाकई फायदा उठाना चाहते हैं, बहुत पैसा है पाकिस्तानियों के पास और वो पाकिस्तानी वाकई सिंसियर पाकिस्तानी है, लाना चाहते हैं। मैं मतलब UAE में रहा हूं, मुझे पता है कितने बिजनेस कम्युनिटी है जो कहती है कि हम पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, वो जो फिजिबिलिटीज हैं वो कोई उनको नहीं बता रहा है।
तो यहाँ आप एक दफा मैं ये जो आप नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है और जो इतने ज्यादा यूनिट्स बनने देखिए ना, वो तो कर रहे हैं ना, हाँ, वो उसमें भी ये शराकतदारी तो कर सकते हैं। शराकतदारी हो प्रोग्राम सकती किया है, था, उन्होंने लेकिन कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। उन लोगों को बताएगा कौन, कैसे आप वहाँ एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है। एक दफा ये सरवर खान साहब जो है, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के मिनिस्टर थे, तो इन्होंने यहाँ एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाई थी ओवरसीज पाकिस्तानीज की। उस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में भी करवाई जाएं और बाहर भी करवाई जाएं। आप देखेंगे कि लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में और ये ऐसा बूम आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि कितना बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम वेस्ट करें। ज़ीशान, इंशाल्लाह कल विफाकी बजट आ रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से? क्या तवक्कुआत? अवाम ने तो बहुत ज्यादा वाबस्ता की हुई हैं। आप जाहिर बात है पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल कराची में बैठे हुए हैं, एक आम कॉमन पाकिस्तानी की क्या तवक्कुआत है, अगर उसकी आप तर्जुमानी कर सकें? अनवर साहब, एक आम पाकिस्तानी सिर्फ ये चाहता है कि उसकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो। कुव्वत खरीद में इजाफा कैसे होगा? कि जब कीमतें कम होंगी और इकोनॉमी का पहिया चलेगा। जब इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उसके घर के हालात खर्च होंगे, सही होंगे। एक बेसिक, आप एक छोटे से घर की एग्जांपल ले लीजिए कि एक घर को जब चलाना होता है तो जो भी घर को चलाने वाला उसका सरबराह होता है वो ये अंदाजा लगाता है कि जी उसकी आमदनी कितनी होगी, उसके खर्चे कितने होंगे। अच्छा, खर्चे जब कितने होंगे फिर वो देखता है इसमें से कौन से ऐसे खर्चे हैं जो अवॉइडेबल खर्चे हैं ताकि वो आमदनी से उसको मीट आउट कर लिया जाए। यही एग्जाम्पल जो है आप इसको बढ़ाते चले जाए। पाकिस्तान की एग्जाम्पल भी यही होनी चाहिए कि आपकी आमदनी कितनी है, आपको खर्च कितना करना है, आपको सफेद हाथियों को से जान छुड़ानी पड़ेगी। शौकत करीम साहब बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि मैंने हबीब बैंक को जो है प्राइवेटाइज किया जी, प्रॉफिटेबल था, प्राइवेटाइज कर दिया। आइए चले सिल्क बैंक की एग्जांपल ले लीजिए, अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हो सका, बिकने के लिए खड़ा है, तैयार नहीं बिक रहा। इसी तरीके से आपके जो दूसरे लॉस मेकिंग एंटिटीज, ये जो डिस्कोस कहते हैं ना सर, डिस्कोस तो खैर हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। डिस्कोस पहले तो हमको डिस्को को वो डिस्को वाली जगह समझते थे, बाद में समझ आया ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है। नहीं, अब जेनकोस जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जेनको जनरेशन वाली कंपनीज। देखिए आप, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा कि हर इदारे का जो सरबराह होता है ना, वो जब तक उस इदारे में होता है वो उससे जो है कोई काम उसको नहीं देखता। जब वो उस इदारे से हटता है तो कहता है जी इस इदारे में रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है। तो यही चीज जब वो इदारे में रहते हुए नहीं कर पाता, बाहर से कहना मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है। यस, बजट से उम्मीद एक आम आदमी को इस वक्त ये है कि किसी न किसी तरीके से महंगाई कम हो। महंगाई कम कैसे हो सकती है? कि जब आप अपने खर्चों को कम करें। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपका सर्कुलर रेट है। yes. आपका उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो है, फिर उसके बाद आप तीसरी बड़ी पेमेंट करते हैं अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर की, और उसके बाद जो बचता है वो सूबे ले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास नील बटा सन्नाटा रहता है और फिर वो बोरोइंग पे चल पड़ती है। कोशिश ये करनी है कि रेवेन्यूज को बढ़ाएं, टैक्स रेवेन्यूज के साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यूज को भी बढ़ाना चाहिए। तो एक आम आदमी को वैसे बजट से कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है और वो ये देखना चाहता है कि क्या मेरी तनख्वाह बढ़ेगी या जो मैं चीजें खरीदता हूँ उनकी कीमत कम होगी या नहीं होगी, उसका बजट से सिर्फ इतना ही ताल्लुक। अच्छा ज़ीशान, ये मुझे बताइएगा, आज शौकत अली साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, कल बजट पेश हो रहा है, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा हमने फ्लैटली इनकार कर दिया कि ना हम तनख्वाहदार पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे ना बिजली के निर्ख बढ़ाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से उन्होंने इतना गेन किया? इस हवाले से आपकी क्या इस हवाले से राय है? देखिए, आप कब तक बॉक डाउन रहेंगे? यासिर साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत, यानी इसमें बड़ी पोटेंशियल है ग्रो करने की, और हम बड़े स्पाइरल इफेक्ट के साथ ग्रो कर सकते हैं और बड़ा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। मौका मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसीज दीजिए, टैक्स की 10 साल की पॉलिसी दे दीजिए कि जी दिस इज गोइंग टू बी द टैक्सेशन फॉर कॉर्पोरेट, दिस इज गोइंग टू बी द टैक्सेशन फॉर एसएमईज, दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेशन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, और अपने एक राह बता दीजिए कि जी ये ऑटो सेक्टर की पॉलिसी है, ये टेक्सटाइल की पॉलिसी है, ये आईटी की पॉलिसी है। आईटी की बात की अभी इन्होंने, आईटी
इंडिया बाय द वे 200 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है और हम तो अभी 2 बिलियन पे भी नहीं है। 5,000 आपका जो है प्रोफेशनल हर साल निकलता है, आपको उस 5,000 को जो है वो 50,000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मुल्क में लोगों की हालत को बेहतर करना चाहते हैं, आप पॉलीटेक्निक्स बनाइए, उनको सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स में बदलें और उन वर्कर्स को एंटरप्रेन्योर्स में बदलें। ये आम नुकता आपने उठाया। ये मुझे बताएगा, मैं यासर आपसे जानना चाहूंगा कि आज शौकत तरीन साहब ये भी कहते हैं कि 85 मिलियन जॉब्स जो है वो चाइना क्रिएट कर रहा है और वो लेगा, आउटसोर्स कर रहा है। 85 मिलियन जॉब्स आउटसोर्स कर रहा है चाइना। ये बहुत बड़ा एवेन्यू है पाकिस्तान के लिए, कैसे हम इसको इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? और सी पैक में जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, रशिया कई का प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों इफ्तिताह भी किया है, उनसे क्या टर्न अराउंड हो सकता है? मल्टीपल टाइम्स मैं कह चुका हूँ कि सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो ओवरऑल आउटकम्स बेनिफिट मिलेगा, 71 प्लस कंट्रीज आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। दिस इज बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर व्हिच इज गोइंग टू बी गोइंग साइडवेज। पाकिस्तान इसको बहुत बड़ा इस पर कैपिटलाइज कर सकता है। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, नेचुरली यू गेटिंग अ टैक्स इंसेंटिव ऑन प्लांट मशीनरी एंड ऑब्वियसली टैक्स हॉलीडे। हम प्रपोज करते हैं मल्टीपल टाइम्स कि जो भी यहाँ पे कंपनीज आती हैं, चाइनीज तो बहुत आ रही हैं, देखें आपकी ऑटोमोटिव में आ गए हैं, वीवो मोबाइल्स यहाँ पे लग चुका है, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे टाइल्स की सिरेमिक में आ गए लोग, भलवाल में, अभी फिल्मिक में भी मजीद ग्रोथ हो रही है। हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप कंपल्सरी कर देंगे 50% एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी फ्रॉम पाकिस्तान। ये कंपल्सरी होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए। कंपल्सरी होनी चाहिए। 85 मिलियन आउटसोर्स जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान अपना हिस्सा तलाश कर सकता है। इजीली कर सकता है। एक बुनियादी वजह है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है एक तो अबंडेंट है। फ्रॉम द 212 मिलियन की आबादी हम बात करें, 55% ऑफ दैट इज बिलो द एज ऑफ 25। रॉ ह्यूमन टैलेंट हमारे पास मौजूद है, प्लस इनएक्सपेंसिव है। अगर हमारी आप कॉस्ट ऑफ लेबर कंपेयर करें विद बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, वी चीपर। सो इससे ज्यादा अट्रैक्शन क्या हो सकती है? स्किल सेट वही है जो उनका भी है। डेफिनेटली। मैं आपको चाइनीज की स्ट्रेटजी बताता हूँ। चाइनीज जब शुरू में 2004, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिए व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फे लेंगे। 11 बजे की आप लोग हेडलाइन सुनेंगे, इसके बाद दोबारा लौट के आएंगे और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ओवर टू न्यूज़ स्टूडियोज।